दोस्तों, मैं बकुलवर्धन गौतम अखंड भारत राष्ट्र निर्माण संगठन के प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने 5वीं बार मुख्य मुद्दों पर संवाद के लिए उपस्थित हूँ। वंदे मातरम व मेरे माता पिता व गुरुओं को प्रणाम। और आप सब लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि देश का सारा जनमानस मेरे साथ जुड़े। सबको बहुत बहुत प्रणाम व शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने अपने चौथे संवाद के समय आप लोगों से कहा था कि अगले संवाद में हम चरित्र निर्माण व राष्ट्र चरित्र निर्माण पर आगे चर्चा करेंगे। इसके पहले चौथे संबोधन में राष्ट्र क्या होता है ये हमने समझा, नागरिक कौन होते हैं ये समझा, चरित्र निर्माण व राष्ट्र के चरित्र निर्माण की क्यों आवश्यकता है ये समझा। उस पर काफी हद तक चर्चा की। इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ी? अखंड भारत राष्ट्र निर्माण संगठन को देश निर्माण के लिए यह विचार बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि राष्ट्र का चरित्र व राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र निर्माण बहुत आवश्यक है। क्योंकि पिछले 70 साल में आजादी प्राप्ति के बाद देश जिस तरीके से आगे बढ़ा, इसकी प्रस्तावना और इसके बारे में मैं पिछली बार विस्तृत चर्चा कर चुका हूं। लेकिन चूंकि एक रिकैप आपसे कि हम जुड़ जाएं कि हम कहां छोड़ के आगे बढ़े थे। झूठ और भ्रष्टाचार का देश में बोलबाला है। हमारा राजनीतिक व सामाजिक तंत्र पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। झूठ व भ्रष्टाचार सामान्य बात बन चुकी है। इस देश का सामान्य नागरिक ये स्वीकार कर चुका है कि कोई भी काम भ्रष्टाचार के तरीके से ही होता है। सच एक आउटडेटेड चीज है, झूठ स्वयं सिद्ध है। जैसा मैंने पिछले संबोधन में कहा कि करोड़ों लोग जब मिलकर सोशल मीडिया पर एक साथ झूठ बोलते हैं तो झूठ स्वयं सिद्ध हो जाता है। सच को अपने आप को सिद्ध करने के लिए अदालत की लड़ाई लड़नी पड़ती है और लंबी लड़ाई के बाद सच साबित होता है। लेकिन सच पे लड़ने वाला जब तक मर चुका होता है, उसकी कई पीढ़ी निकल चुकी होती है। तो इसलिए हमें भ्रष्टाचार, झूठ, मक्कारी, बेईमानी, इन सब चीजों को हमारे नागरिकों के चरित्र व राष्ट्रीय चरित्र से बाहर निकालने की आवश्यकता है। अब ये बाहर निकलेगा कैसे? हम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी की। वर्तमान राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है वो भी रामराज्य की बात करती है, लेकिन वो खाली एक नारे की तरह करती है। उनके लिए एक नारा और एक जुमला है। लेकिन हम अखंड भारत राष्ट्र निर्माण संगठन इस रामराज्य को वास्तविक रूप में आपके समक्ष लाना चाहते हैं। मेरे पिछले संबोधन में मैंने उत्तरकांड से आपसे कुछ रामराज्य क्या था, रामराज्य में किन गुणों की आवश्यकता थी, इन सब चीजों से आपको अवगत कराया। अब हम जब इसको लाना चाहते हैं, हमें वो गुण अपने आगे की जनरेशन में देने हैं। उसके लिए हम अपनी शिक्षा तंत्र में सुधार करेंगे, जिसका विस्तृत वर्णन मैंने अपने तीसरे संबोधन में किया था कि हमारी शिक्षा नीति में सुधार कैसे आ सकता है, हम अपने भविष्य के बच्चों को कैसे सच्चा नागरिक और अच्छा नागरिक बना सकते हैं जो ईमानदारी पे विश्वास करे। लेकिन ये 20 साल की प्रोसेस है। हम अगर आज से शुरुआत करते हैं तो अगले 20 साल के बाद हर साल हमारे पास लगभग 1.5 से 2 करोड़
नए नागरिक तैयार होते जाएंगे जो सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में हमारी जनसंख्या 130 करोड़ है। इस 130 करोड़ में से मैं मान के चलता हूं कि लगभग 70-80 करोड़ लोग जो हैं आज भी वो ईमानदारी और सच्चाई में विश्वास करते हैं। लेकिन लगभग 70 करोड़ लोग ऐसे हैं, 60 से 70 करोड़, जो ये मानते हैं कि दुनिया बेईमानी से चलती है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता, सच का कोई महत्व नहीं है, झूठ बोल के हर काम कराया जा सकता है। तो ये जो 60 से 70 करोड़ लोग हैं, इनके चरित्र में सुधार की आवश्यकता है। और ये सुधार हो सकता है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये बिगड़ने में भी काफी लंबा समय लगा है। और बिगड़ने की वजह ये थी कि हमारे तंत्र को जो लोग चलाते हैं, जो राजनेता चलाते हैं, जो अधिकारी चलाते हैं, जो समाज के लीडर चलाते हैं, भ्रष्टाचार उनके चरित्र में आ गया। तो हमें अपने चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र व हमारे नागरिकों के चरित्र निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम अपने राष्ट्र के राजनीतिक नेताओं व जो राष्ट्र को चलाते हैं, जो राष्ट्र का संचालन करते हैं, उन पदों पर चरित्रवान लोगों को बैठाना होगा। अगर चरित्रवान लोग, सच्चे लोग, महात्मा गांधी की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह, भगवान महावीर की तरह, श्री राम की तरह, श्री कृष्ण की तरह, मोहम्मद साहब की तरह, अगर ऐसे लोग हमारे उच्च पदों पर और राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, जिनका पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सारा जीवन सच्चाई होगा और महात्मा गांधी की तरह एक खुली किताब होगा। महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन चरित्र एक आत्मकथा नामक किताब में जनता के सामने रखा। उनके जीवन की हर अच्छाई बुराई देश के जनमानस के सामने थी। महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे, और शायद ऐसा उदाहरण विश्व के इतिहास में दूसरा नहीं मिलेगा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, उसका नेतृत्व किया। जब सफलता आई, आजादी आई, तो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी। वो कांग्रेस के 4 आने के भी सदस्य नहीं थे। 4 आने के सदस्य मतलब जिसको 4 आना का महीने का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था। उन्होंने अपने आप को सत्ता व राजनीति से टोटली अलग कर लिया था। उनके पास सत्ता अगर सुझाव लेने जाती थी वो दे देते थे, जहां उनको गलत लगता था वहां सत्ता को टोकते थे, जहां नागरिकों का गलत लगता था उसको भी टोकते थे। 1947 में जब दंगे हुए, महात्मा गांधी ने व्रत रखा कि जब तक दंगे बंद नहीं होंगे मैं व्रत नहीं तोड़ूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा अगर आप लोगों ने लड़ना बंद नहीं किया। हमें इस तरह के सचरित्र नेताओं की जरूरत है जो देश को नेतृत्व दे सकें। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम चरित्र निर्माण के 4 मुख्य बिंदु हैं जिस पे हमें काम करना पड़ेगा। सर्वप्रथम राजनीतिक पार्टियों व राजनेताओं का चरित्र निर्माण और जनप्रतिनिधि कानून के अंतर्गत दिशा निर्देश, जिसके हिसाब से राजनीतिक पार्टियां ईमानदारी व सच्चाई से काम करें, सही उम्मीदवारों का चयन करें, किसी भी अपराधी तत्व व भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार का चयन ना करें, अपनी पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी रखें व प्रजातांत्रिक सारे मूल्यों का पालन करें, समय पर उनकी पार्टी का चुनाव हो,
अगर सारी पार्टियां इस तरीके से काम करने लगेंगी, लेकिन ये संभव ऐसे नहीं होगा। हमारे देश में जब तक डंडा नहीं चलता तब तक कोई नहीं मानता है, इसलिए कानून का होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये पारदर्शिता व स्वच्छता लाने के लिए व चरित्र, राजनीतिक पार्टियों व राजनेताओं का चरित्र निर्माण करने के लिए जनप्रतिनिधि कानून में सुधार लाने होंगे, जिसकी चर्चा हम अगले खंड में करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारे देश में महिलाओं की तादाद 50% है। सारी पार्टियां बात करती हैं, सारी पार्टी कहती हैं कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं कहता हूं रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है, ये पार्टी स्तर पे शुरू हो जाए। हर पार्टी अपने प्राइमरी स्तर से, प्राथमिक स्तर से, सदस्यता से लेके उच्च स्तर तक 50% स्थान अपने संगठन में महिलाओं को दें। जहां उनको चुनाव लड़ने के लिए प्रतिनिधि चुनने हैं, उनकी लिस्ट में 50% स्थान महिलाओं को दें। और जहां मंत्रिमंडल बनना है या सत्ता चलाना है, देश के लिए कार्य करना है, वहां भी 50% स्थान महिलाओं को दें। योग्य महिलाओं की इस देश में कोई कमी नहीं है। आप आजादी की लड़ाई उठा के देखेंगे, सरोजिनी नायडू और ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। सुचेता कृपलानी, जो शुरुआत के दिनों में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। तो हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, महिलाओं के अंदर बहुत प्रतिभा है, लेकिन पुरुष का वर्चस्व होने की वजह से महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे नहीं आने दिया जाता। मेरे व्यक्तिगत नॉलेज में है कि बहुत सारी पंचायतों में, नगर पालिका में, नगर निगम में महिलाएं चुन के आती हैं, लेकिन जब मीटिंग होती है तो महिलाओं के पति उसमें बैठते हैं। नाम होता है प्रतिनिधि पति, सभापति पति, विधायक पति। जब महिला चुन के आई है तो वहां बोलने का, कार्य करने का अधिकार उस महिला का है। उनके पति को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ आना चाहिए। लेकिन अगर प्रतिभा महिला के अंदर है, अगर वो देश के लिए अच्छा काम कर सकती है, तो उन्हें काम क्यों ना करने दिया जाए। तो इसको 50% किया जाए और 50% सही मायने में किया जाए। दूसरा, राजनीतिक चरित्र निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि ये भी एक चुनाव जनप्रतिनिधि कानून में सुधार से आएगा कि चुनाव लड़ने के लिए वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो या राज्यसभा का, किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए प्रतिनिधि को फाइलिंग के अलावा, अपने पेपर दाखिल करने के अलावा किसी भी चीज का खर्चा नहीं लगना चाहिए। चुनाव से नियत जितना भी खर्चा होता है उसमें हम अमेरिका के प्रजातंत्र से कुछ चीज बोरो कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं कि वहां जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें बहस कराई जाती है, नेशनल मीडिया पर बहस कराई जाती है। तो हम अपने जनप्रतिनिधि कानून में इस प्रकार का परिवर्तन ला सकते हैं कि किसी भी स्तर पर चुनाव हो, अगर एक पंचायत के चुनाव में एक पद के लिए 4 प्रत्याशी हैं, तो उन चारों प्रत्याशी को लोकल चैनल पर या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय पर कम से कम 2 बहस, ज्यादा से ज्यादा 4 बहस करने का मौका दिया जाए, जिसमें वो अपने क्षेत्र की जनता के सामने अपने कार्यक्रम पेश करें कि वो देश की जनता के लिए या अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं और कैसे करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि समय विधि तय करें। पार्टी के घोषणा पत्र में अगर पार्टी
देश की जनता से कोई वायदा करती है या किसी क्षेत्र की जनता से कोई विधायक वायदा करता है तो वो समय विधि निश्चित करे, इस समय विधि में काम करेंगे। और इसके साथ जब वो पार्टी का प्रतिनिधि अपना नामांकन भरता है तो नामांकन में एक शपथ पत्र की व्यवस्था हो। जैसे हम कोर्ट में कोई भी पिटीशन दाखिल करते हैं तो एक शपथ पत्र होता है कि इसमें सारी जानकारी सच है, तो उसमें एक शपथ पत्र हो कि मैंने अपने घोषणा पत्र में या इस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये वायदे किए हैं। वायदा नंबर 1 मैं 1 साल में पूरा कर दूंगा, वायदा नंबर 1 2 साल में पूरा कर दूंगा, वायदा नंबर 3 3 साल में पूरा करूंगा। और शपथ पत्र में एक चीज ये भी हो कि यदि मैं इस समय विधि में अपना वायदा पूरा नहीं कर पाया तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा, या वो पार्टी जो चुन के आती है वो सरकार से हट जाएगी, वह त्याग पत्र दे देगी। सरकार का पैसा जनता का पैसा है, जनता का पैसा और देश का समय झूठे वायदों पर बर्बाद करने के लिए नहीं है। हमें राष्ट्र निर्माण करना है। हम अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं, हमारे सामने चीन की चुनौती खड़ी है, हमारे सामने पाकिस्तान की चुनौती खड़ी है, हमारे सामने देश को आत्मनिर्भर बनाने की चुनौती खड़ी है। खाली जुमलों और बातों से और नारों से आत्मनिर्भरता नहीं आती। आत्मनिर्भरता लाने के लिए हमें कर्मठ होकर कार्य करना पड़ेगा, अच्छे टैलेंट को अपने साथ देश का लेना पड़ेगा। हमारा जो टैलेंट बाहर जाता है उसको रोकना पड़ेगा। हमारे उद्योग धंधे व उद्यमियों को साधन उपलब्ध कराने होंगे। हमारी टैक्स की नीतियों में बदलाव लाना होगा। ये सब जब हम करेंगे, इसके लिए बहुत ईमानदार और कर्मठ राजनीतिज्ञ की जरूरत है। वायदे जुमले वाले राजनीतिज्ञ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक दूसरे की कमियां निकालने वाले राजनीतिक की जरूरत नहीं है। आज एक पार्टी कुछ करती है, दूसरी उसकी कमियां निकालने लग जाती है। और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है विपक्षी दलों को खत्म करने का। कल के मीडिया में एक रिपोर्ट थी, गांधी परिवार के जितने भी संस्थान हैं, सब संस्थानों की होम मिनिस्ट्री द्वारा नियत की गई कमेटी जांच करेगी, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसका संचालन करेगी और 3 मंत्रालय के लोग उसमें होंगे। सरकार 6 साल से सत्ता में है, आपको 6 साल में कमियां नहीं दिखाई दी? इसके पहले भी 5 साल वाजपेयी जी के समय में आप सत्ता में थे, आपको कमियां दिखाई नहीं दी? जब एक कांग्रेस के नेता ने सरकार की चीन के मसले को किस तरीके से हैंडल किया जाए उसमें कमियां निकली, उस पर बोलना शुरू करा, सवाल पूछे तो आपको परेशानी होने लगी। बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस सब में कुछ संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, ये सरकार के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। जो भी सरकारें अपने हिसाब से नचाती है तो अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए उनको इस्तेमाल करती है। पिछली सरकारों ने भी किया, ये सरकार भी कर रही है। ये सरकार कुछ ज्यादा कर रही है, प्रजातंत्र को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। कल एक न्यूज और पढ़ी, सीबीएसई का 12th क्लास का सिलेबस कम किया गया। उसमें कुछ चैप्टर हटा दिए गए। जो चैप्टर हटाए गए उसमें एक चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता का, एक चैप्टर है राष्ट्र विकास का। डर है आज धर्मनिरपेक्षता सीबीएसई के चैप्टर से हटी है, सीबीएसई के सिलेबस से हटी है, कल इस देश से ना हट जाए। हमें प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करनी है, इसलिए राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण बहुत जरूरी है। दूसरा, ये अभी भी डिक्लेरेशन होता है, जब भी कोई भी नेता चुनाव लड़ता है तो वो अपना नामांकन भरते समय अपनी संपत्ति की डिक्लेरेशन देता है। लेकिन आज आवश्यकता ये है कि वो लोग हो जिन्हें धन की आवश्यकता ही ना हो, उनके धन की आवश्यकता राजनीति में आने से पहले पूरी हो चुकी हो, या जो कम उम्र पे भी आते हैं वो धन के लिए ना भागें, राजनीति को व्यापार ना बनाएं। ऐसे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति स्वच्छता से चलेगी। और एक अंडरटेकिंग होना चाहिए नामांकन के समय
कि आज मेरी संपत्ति इतनी है, मैं घोषणा करता हूं और शपथ लेता हूं कि आज के बाद जब तक मैं राजनीति में किसी भी पद पर मौजूद हूं, मेरी संपत्ति में एक भी पैसे की बढ़ोतरी नहीं होगी। आज भी ऐसा है कि बहुत सारे नेता हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी संपत्ति नहीं बढ़ी, लेकिन उनकी पुत्र पुत्रियों की संपत्ति 100 गुनी और 50 गुनी एक एक साल में बढ़ गई है। ऐसी बड़ी संस्थाओं में वो पदों पर बैठे हुए हैं। क्रिकेट से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्रिकेट के बीसीसीआई के पद पर बैठे हुए। तो ये सबसे बड़ी चीज हमें राजनीतिक शुद्धता की, राजनीतिक चरित्र निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि हमेशा मोरल या नैतिक ज्ञान, नैतिक मूल्य ऊपर से नीचे आते हैं। अगर हमारा टॉप अच्छा होगा तो बॉटम अपने आप अच्छा हो जाएगा। चरित्र निर्माण ऊपर से नीचे आता रहेगा। नदियों का पानी पहाड़ों से नीचे आता है, कभी पानी नीचे से ऊपर पहाड़ों पे नहीं जाता। तो हम अपने देश का, अगर हमने राजनीतिक चरित्र की सफाई कर ली, हमने चरित्रवान लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना शुरू कर दिया, तो हमारे देश के चरित्र निर्माण की पहली शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद दूसरी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि ये सत्ता का दुरुपयोग होता कैसे है। (1861) में ब्रिटिश इंडिया के राज्य के दौरान पुलिस अधिनियम बना। उस समय भारतीय पुलिस का गठन हुआ। अंग्रेजों ने जब तक उनका राज्य था, पुलिस को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए लगाया, भारतीय जनमानस को दबाने के लिए लगाया, उनकी भावनाओं को दबाने के लिए लगाया। आजादी तो आ गई, लेकिन पुलिस का कार्यकलाप आज भी आजादी से पहले का ही चला आ रहा है। पहले जब आजादी आई, भ्रष्टाचार कम था, लेकिन धीरे धीरे भ्रष्टाचार का पैमाना बढ़ता चला गया। आज स्थिति यह है कि यदि आपके घर की कॉलबेल बजती है, दरवाजा खोलने पर आपके सामने यदि कोई खाकी वर्दी का आदमी आपको पुलिस का दिखाई पड़ता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक सामान्य नागरिक सुरक्षा महसूस करने के बजाय सशंकित हो जाता है, घबरा जाता है या डर जाता है कि उसके घर पुलिस क्यों आई। पुलिस उसके लिए शंका, घबराहट, भय और आतंक का ही पर्याय है। किंतु यह भी सच है, अगर हम किसी परेशानी में होते हैं, अगर हमारे साथ कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है, हमें पुलिस की याद आती है कि पुलिस को सूचना दें। पुलिस के आने से सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। मैंने एक पिछले संबोधन में भी कहा था कि ब्रिटेन में पुलिस समाज का सबसे ज्यादा सज्जन व्यक्ति माना जाता है। आंख बंद करके लोग पुलिस के ऊपर विश्वास करते हैं। क्या हमारे देश में हम कर सकते हैं? आप अभी उत्तर प्रदेश की कानपुर की घटना देख लीजिए। कानपुर की घटना में, ये कानपुर नहीं, हर देश के हर जगह की यही स्थिति है पुलिस की। एक अपराधी अपने आप बड़ा अपराधी नहीं बनता, पहले वो छोटे मोटे अपराध करता है। जब उसका नाम होने लगता है तो हमारे राजनेता उस अपराधी के प्रभाव को वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे लोगों को डरा के या किसी भी तरीके से वो उनको वोट कैचर होता है, उनको वोट दिलवाने का काम करता है। पहले वो राजनीतिक पार्टी या राजनेता का सबऑर्डिनेट होता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका कद उनसे बहुत बड़ा हो जाता है। वो राजनेता को इतने ज्यादा पैसे देता है चुनाव लड़ने के लिए कि वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करता है उन राजनेताओं के आगे। इसी तरीके से वो पुलिस अधिकारियों के साथ होता है। हर अपराध में जब तक यदि पुलिस चाहे तो किसी पुलिस स्टेशन में अपराध नहीं हो सकता। अपराध कहीं भी होता है, पुलिस की जानकारी में होता है। पुलिस अगर चाहे तो किसी भी अपराध को 24 घंटे के अंदर रोक सकती है। तो ये सारी कहीं ना कहीं आज स्थिति ये आ गई है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि वो अपराधी अपराध की अपनी इनकम का कुछ हिस्सा पुलिस को देता है, कुछ हिस्सा राजनेताओं को देता है, और
और ये हिस्सा ऊपर तक जाता है, राज्य के प्रमुख तक जाता है, मतलब मुख्यमंत्री, गृह मंत्री। तो हमें अब स्थिति यह है कि अब सवाल यह है कि पुलिस का सुधार हो कैसे। अगर आप देखें पुलिस की रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उनका भर्ती का तरीका, जब भी सरकार बदलती है किसी भी राज्य में, नई आने वाली सरकार आरोप लगाती है कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार करके या अपने चाहते लोगों को पुलिस में भर्ती कर दिया और पुलिस की भर्ती कैंसिल हो जाती है। उत्तर प्रदेश में भी टीचर्स की भर्ती हाईकोर्ट ने कैंसिल की। तो सबसे पहले पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा, चरित्रवान लोगों को उसमें भर्ती करना होगा। उसके लिए एक हमारे पास एग्जाम्पल है आर्मी की भर्ती का तरीका। जब सेना में भर्ती होती है तो सेना में भर्ती के समय ऑफिसर्स के लिए खासतौर से एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं, वहां चूंकि पैमाना बहादुरी होता है और ईमानदारी होता है, तो ये आदमी जिसको हम भर्ती कर रहे हैं, इसका पास्ट कहीं डर का तो नहीं है, पास्ट बहादुरी का होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ये कल ईमानदार था और कल बहादुर था, आज बहादुर है और आज ईमानदार है और कल भी बहादुर और ईमानदार बना रहेगा। यही पैमाना पुलिस के रिक्रूटमेंट में लाने की आवश्यकता है। पुलिस का रिक्रूटमेंट मेरिट पे हो, अगर संभव हो तो गुणवत्ता ही एकमात्र आधार होना चाहिए। ईमानदारी, गुणवत्ता, कल की ईमानदारी के कल इनका परिवार 7 पीढ़ियां ईमानदार थी, आज ये ईमानदार है और भविष्य में भी ईमानदार बना रहेगा। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट से पता लग जाता है। ये रिक्रूटमेंट का तरीका। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी समस्या है। क्या हम अपनी पुलिस को सफिशिएंट तनख्वाह या प्रतिफल देते हैं कि वो बेईमानी की तरफ आकर्षित ना हो? एक व्यक्ति जवान या सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है पुलिस में, उसका एक दोस्त किसी और डिपार्टमेंट में भर्ती होता है, एक गुंडा बन जाता है, चौथा एक कॉन्ट्रैक्टर और व्यापारी बन जाता है। जब 10 साल के बाद हम तुलना करते हैं, सिपाही हेड कांस्टेबल बन जाएगा, सब इंस्पेक्टर हो सकता है इंस्पेक्टर बन जाए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर करोड़ों तक पहुंच चुका होता है। वो गुंडा बदमाश भी उन्हीं पुलिस वालों को पैसा देके उनको अपने काबू में करके वो भी करोड़ों में पहुंच चुका होता है। पैसे की महत्ता समाज में इतनी बढ़ गई है कि चरित्र और सच्चाई की महत्ता बिल्कुल कम हो गई। तो हमें सच्चाई और चरित्र की महत्ता बढ़ानी पड़ेगी और अपनी पुलिस को इतना संसाधन और इतना पैसा घर देना होगा ताकि वो बेईमानी और गलत काम की तरफ आकर्षित न हो सके। तीसरी चीज है कि पुलिस का वर्किंग आवर, उन्हें हमें सुरक्षा भी प्रदान करनी पड़ेगी, उनके परिवार को साधन देना होगा, पढ़ने के लिए उनके लिए उचित स्थान देना होगा और वर्किंग आवर्स को भी कम करना पड़ेगा। अभी पुलिस को 24-24 घंटे, 48-48 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। तो इसका एक इंसानियत का पक्ष भी हमें देखना पड़ेगा कि उनकी इतनी हार्ड ड्यूटी है, इसको ड्यूटी को भी 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे पर लिमिट करना पड़ेगा कि इससे ज्यादा काम ना करना पड़े। उसकी जगह उनका कोई बदले में दूसरा आदमी आके उसको काम करे। तो ये सारी चीज अगर हम करेंगे और पुलिस अच्छे काम करती है उसका रिवार्ड दें और अच्छी तनख्वाह देने के बाद अगर हम अपने कांस्टेबल को भी अगर 70-75 हजार तनख्वाह देने लगे, सब इंस्पेक्टर को 1.5 लाख की तनख्वाह देने लगे, इंस्पेक्टर को 2 लाख की तनख्वाह देने लगे, तो नेचुरली मुझे नहीं लगता कि कोई बेईमानी की तरफ आकर्षित होगा। और अगर अच्छा काम करते हैं तो बहादुरी का उन्हें इनाम दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए, पॉलिसी हो बाकायदा जिसके हिसाब से दिया जाए। और तीसरा, पुलिस को राजनीतिक चंगुल से मुक्त किया जाए। अभी पुलिस का इस्तेमाल राजनेता अपने विरोधियों से हिसाब बराबर करने के लिए करते हैं या किसी को भी तंग करने के लिए करते हैं या पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो इसको राजनीतिक चुंगल से मुक्त करने के लिए भी हमें कानून बनाना पड़ेगा ताकि पुलिस एक स्वतंत्र व्यवस्था में हो और स्वतंत्र तरीके से काम कर सके। अमेरिका में देखिए
एक छोटे से ऑफिसर ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को बोल दिया कि आप चुप रहिए, कुछ नहीं जानते। क्या हमारे देश में एक पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर प्रधानमंत्री को बोल सकता है कि प्रधानमंत्री जी आप मत बोलिए, आपको नहीं पता यहाँ की व्यवस्था क्या है? अच्छा बोल सकते हैं तो बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। वहां बोला है और उसको पूरे अमेरिका ने अप्रिशिएट किया है, उसकी प्रशंसा की है। हमारे देश में अगले दिन अगर कोई प्रधानमंत्री को कह दे, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद तीसरी जो समस्या है हमारे यहाँ, एक भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी जड़ व्यापार और उद्योग है। आरोप तो सब लगा देते हैं कि व्यापार उद्योग बेईमान है, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि हमारा व्यापार और उद्योग बेईमान क्यों होता है। अगेन सबसे बड़ी चीज वापस लौटे तो राजनीति। चुनाव के समय राजनेता उनसे बड़े बड़े चंदों की मांग करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं कि अगर नहीं दोगे तुम्हारा व्यापार नहीं चलने देंगे। दूसरी वजह है टैक्स का रेट। टैक्स का रेट इतना ज्यादा होता है, 10 में से 5 व्यापारी चोरी करते हैं, 5 नहीं करते। अब जो 5 नहीं करते तो चूंकि वो टैक्स पूरा देते हैं, उनका माल महंगा हो जाता है, कोई खरीदार नहीं, उनको मजबूरन चोरी करनी पड़ती है। तीसरा, सरकार के 36 डिपार्टमेंट ने जो फैक्ट्री और एक व्यापार के पास आते हैं, हर साल अपना हिस्सा ले जाते हैं। व्यापारी को चोरी उन 36 अधिकारियों के लिए करनी पड़ती है। यहां भी कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। रेट ऑफ टैक्सेस कम करने होंगे, कानून कम से कम लागू हों, ईमानदारी का रिवार्ड मिले। जो व्यापारी ज्यादा टैक्स, अभी हमारे यहां ये होता है जितना ज्यादा व्यापार उतना ज्यादा टैक्स, उल्टा होना चाहिए, जितना ज्यादा व्यापार उतना कम टैक्स। तभी तो व्यापारी को एक उत्साह मिलेगा कि मैं ज्यादा काम करूंगा तो मेरा टैक्स कम लगेगा। और टैक्स का रेट कम होना चाहिए, जितना टैक्स का रेट कम होगा उतना टैक्स ज्यादा आएगा, उतनी चोरी कम होगी। तीसरा एक और महत्वपूर्ण है हमारे देश में शिक्षकों का। मैं हालांकि पहले इस टॉपिक को कवर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी चरित्र निर्माण के लिए शिक्षकों का चरित्र निर्माण होना बहुत जरूरी है। तो अब हमारे देश में शिक्षकों का, ब्यूरोक्रेट्स का और जो आज की तारीख में बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनका चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। इस सब में अगर हम अपने अधिकारियों को, शिक्षकों को उचित सैलरी देना, उचित तनख्वाह देना शुरू करेंगे, हम भ्रष्टाचार को काफी हद तक काबू कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें आज का जो शिक्षक है उसकी गुणवत्ता बढ़ानी होगी। उन्हें बोलना होगा कि 6 महीने का समय या साल भर का समय दे दीजिए, 1 साल में उनको विशेष ट्रेनिंग देके उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाए कि आपको ये करना है, अगर नहीं करेंगे तो आप अपना रास्ता देख लीजिए। हो जाएगा, क्योंकि देखिए उनकी कमी नहीं है, कमी सिस्टम की है। हमारे सिस्टम में बेईमानी आ गई है, इस वजह से वो उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सिस्टम ठीक होता तो वो उस चीज को कर पाते। तो मुझे लगता है कि ये अब इनको करने के लिए हमें कहां कहां कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो बेसिक चीज हमने लिया कि राजनीतिक सुधार, राजनेता और राजनीतिक पार्टियों का चरित्र सुधार, पुलिस का तो पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। व्यापारियों और उद्योग के लिए नीतियों का परिवर्तन, जिससे वहां भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। शिक्षकों, हमारे ब्यूरोक्रेट्स व अन्य कर्मचारियों को, वहां भी हमें भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। अब इन सब के लिए बहुत से कानूनों में परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो ये मैं आपसे अगले उस पर आपसे बात करूंगा कि इन कानूनों में परिवर्तन किस तरीके से किया जा सकता है, कौन कौन से कानून हमें परिवर्तन करने होंगे। और ये सब जो हम बहस आपसे कर रहे हैं, जो चीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इस पे एक संवाद हो। अभी कुछ हजार या लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये करोड़ों लोगों तक पहुंचे, हर शहर में पहुंचे, हर गांव में पहुंचे, हर विधानसभा में पहुंचे, संसद में पहुंचे। जब सारा देश इस पर चर्चा करेगा तब एक विचार निकल के आएगा कि ये चीज अच्छी है, इसको करना चाहिए। और आप लोगों से भी है कि आप इस विचार को मनन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जब इस विचार को देखेंगे
इस विचार को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, हम परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा क्योंकि चुनौतियां हमारे यहाँ बहुत बड़ी हैं। हम अगर आज अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, आज की स्थिति में हमारा लगभग 70% दवाइयों का रॉ मटेरियल चाइना से आयात होता है, 98.5% इलेक्ट्रॉनिक्स का रॉ मटेरियल व इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से आयात होता है। हमें दो फायदे होंगे, हम आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही, लेकिन जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी अर्निंग भी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। हम अपना जो टैलेंट हमारे देश से बाहर गया हुआ है या बाहर जाता है हर साल, हम उसको जाके नहीं से रोक लें। उनको तनख्वाहें अच्छी दें, सैलरी अच्छी दें, सुविधाएं अच्छी दें और उनके दिमाग को देश के लिए रिसर्च में लगाएं। स्वदेश की भावना उनके अंदर जागृत करें, देशभक्ति जागृत करें, मातृभूमि के प्रति प्यार जागृत करें। वंदे मातरम को सही मायने में उन्हें मातृभूमि की वंदना करना सिखाएं कि मातृभूमि की वंदना करना चाहते हो मेरे देश के बच्चों, तो अपने देश के लिए काम करो, अपनी इस मिट्टी के लिए काम करो। और दूसरा, मेरा सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है और पूरे देश के नागरिकों से अनुरोध है कि राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आकर आपस में मत लड़ो। ना धर्म के नाम पर लड़ो, ना मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ो, ना भाषा के नाम पर लड़ो, ना जाति के नाम पर लड़ो। आपका वोट बहुत बहुमूल्य है, आपका सहयोग बहुत बहुमूल्य है। हम सब मिलकर, हम सब एक यूनिट की तरह, भारत का नक्शा अगर आप देखेंगे, अगर सारे राज्यों को हम बीच में डिस्टेंस कर दें, एक उनके बीच में एक बफर बाउंड्री खड़ी कर दें तो अलग अलग राज्य बन जाएंगे। लेकिन एक देश दिखता है जब हम सब मिले हुए हैं। हम सब लोग भी आइए एक प्रण लेते हैं, एक शपथ लेते हैं। हम आज से, इसी समय से किसी भी राजनेता के बहकावे में आकर लड़ना बंद कर देंगे। हम लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे से प्यार करेंगे। हम सब भाई बहन हैं। हमें अपने देश में भाईचारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, एक ही माँ के पुत्र हैं, एक ही माँ की संतान है, भारत माता की। तो सही मायने में हम भारत माता की जय बोलने के हकदार बनेंगे। अगर हम लड़ाते हैं तो हमें भारत माँ की जय बोलने का कोई हक नहीं है, वो खाली एक राजनीतिक स्टंट है। इसके साथ मैं आज का अपना संबोधन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।